हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एकलव्य टेस्ट सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन पेपर 1 के टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जिसमें कि आज हम कला एवं संस्कृति और भूगोल के प्रश्नों को डिटेल में जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसमें भी जुड़ सकते हो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से पहले भी हम एक टेस्ट सीरीज इतिहास की अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो जा करके उसे भी देखिए। उसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसने पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें 3 कथन दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें कूट को देखते हुए अपना आंसर देना है। तो पहला कथन है इसमें, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय माना गया है। और तीसरा कथन इसने दिया है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। देखिए यहाँ पे इसने बताया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ इसने ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, देखिए केवल 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा है केवल 2 और चौथा है 1, 2 और 3। तो देखिए, बोधिसत्व की संकल्पना का संबंध जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से है। और बोधिसत्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सत्व के लिए प्रबुद्ध होता है। बोधिसत्व महान दया से प्रेरित करुणामय माने गए हैं और वे समस्त सचेतन यानी कि जीवित और संवेदनशील दोनों प्राणियों को प्रबोध यानी कि मोक्ष के मार्ग पर चलने में सहायता भी प्रदान करते हैं और इसके लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। तो बोधिसत्व पद की प्राप्ति 10 परमात्माओं का पूर्ण पालन करने के पश्चात होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 और 3 इसके राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? पहला ऑप्शन है स्वप्न वासवदत्ता, दूसरा ऑप्शन है मालविकाग्नि मित्रम और तीसरा ऑप्शन है मेघदूत, चौथा ऑप्शन है रत्नावली। देखिए, प्राचीन भारत की पुस्तक मालविकाग्नि मित्रम में शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी दी गई है। और मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका है। और यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों को प्रदर्शित करता है। और इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र जो है विदूषक के हाथों में समर्पित है और यह श्रृंगार रस का प्रधान नाटक भी माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा, मालविकाग्नि मित्रम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका, भारत के सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों और राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी परिव्राजक, ऑप्शन सी अग्रहरिक, ऑप्शन डी मागध। ठीक है, तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना इस वर्ग का व्यवसाय था। मागध और सूत, भाट और चारण इत्यादि जो थे वो इसी परंपरा के थे। तो राज दरबार में इन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ करता था। मागध का उल्लेख तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी हुआ है। और श्रमण बौद्ध जो थे वो संतों को कहा जाता था। परिवारजक बौद्ध यात्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था।
और अग्रहारिक जो था वो अनुदान में दी गई भूमि को ग्रहण करने वाला अग्रहारिक कहलाता था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा मागध। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात या बातें समान है। तो पहला दिया है इसने दोनों का एक ही समय काल में निर्मित हुए थे जो थे, और दूसरा है दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबद्ध थे, तीसरा है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। ठीक है, तो इसने बताया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए कूट यहाँ पे दिया गया है हमें केवल 1 और 2, केवल 3, 1 और 3 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अजंता गुफाएं, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित पाषाण कट स्थापत्य गुफाएं हैं। तो यहाँ पर 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं सदी के मध्य निर्मित और चित्रित की गई गुफाएं भी हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने भी हमें देखने को मिलते हैं। गुफाएं जो हैं वो एक घने जंगल से घिरी अश्वनाल आकार में अजंता गांव में से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर बनी हुई हैं। अजंता का मठ ऐसा समूह है जिसमें कई विहार और चैत्यगृह भी हैं। महाबलीपुरम दक्षिण भारत के शहर चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। महाबलीपुरम में कई प्रसिद्ध नगर या मंदिर भी हैं और इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध तट जो मंदिर और रथ गुफा मंदिर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल 3, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहले में दिया गया है कि समाचारों में कभी कभी उल्लेखित समुदाय, और दूसरा युग्म दिया है हमें किसके मामले में। तो पहला यहाँ पे देखिए कुर्द जो कि बांग्लादेश के मामले में दर्शाया गया है, दूसरा मदेशी जो कि नेपाल, और तीसरा रोहिंग्या जो कि म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए इसने बोला है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी युग्म सही सुमेलित हैं। 1 और 3, केवल 2, और सी दिया है 2 और 3, और डी दिया है केवल 3। तो देखिए कुर्द समुदाय बांग्लादेश से संबंधित नहीं थी, ठीक है, बल्कि यह तुर्क, इराक और सीरिया, ईरान और आर्मेनिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाला समुदाय हुआ करता था। मदेशी समुदाय नेपाल से संबंधित है और मदेशी समुदाय दक्षिण नेपाल में निवास करता है, जिसे भारतीय मूल का माना जाता है, और यह नेपाल में एक राजनीतिक विवाद भी बनकर उभर रहा है। और रोहिंग्या जो है समुदाय जो है म्यांमार में अपने अधिकारों को लेकर के जद्दोजहद कर रहा है। यह एक इस्लामी समुदाय है और म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी हमेशा से रोहिंग्या समुदाय के विरोध में प्रचार प्रसार करती रही है। तो जो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन सी पश्चिमी गुजरात के लवणका क्षेत्र, और ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो देखिए ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास भारत के पश्चिमी घाट में है, और ग्रेट हॉर्नबिल अधिकांश जो है नेपाल, दक्षिणी भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, बर्मा, मलाया, सिंगापुर में पाया जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम जो है व्यूसेट्स विकोर्निस है, ठीक है, और यह लगभग 50 साल तक एक लंबा जीवन व्यतीत करती है। विश्व में कुल इसकी 54 प्रजातियां पाई जाती हैं, और डंपा टाइगर रिजर्व यानी कि आइजोल में जो स्थित है, और दुधवा नेशनल पार्क में इनके संरक्षण हेतु संवेदनशील उपाय भी किए जा रहे हैं। तो जो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ
में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। दूसरा कथन है, यह दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। और इसने यहाँ दर्शाया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखिए, हमें कथन यहाँ दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो देखिए, रेड सैंडर्स को सामान्य रूप से लाल चंदन की लकड़ी भी कहा जाता है और यह मुख्यतः जो है भारत के दक्षिणी पूर्वी घाट के पहाड़ियों में पाई जाती है और यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की एक प्रमुख प्रजाति भी है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो टेरोकार्पस सेंटनस है। सफ़ेद चंदन के विपरीत इसमें महक नहीं आती है और इसकी जाति भी सफ़ेद चंदन से अलग हुआ करती है और इसकी लकड़ी का उपयोग पूजा पाठ और सजावट की वस्तु बनाने में होता है और इसके वृक्ष मुख्यतः तमिलनाडु से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिले जिसमें कि आपका चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लोर में फैले सोचाचलम में पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं और इसकी लकड़ी का रंग लाल हुआ करता है जिस कारण इसे लाल चंदन भी कहते हैं और इसकी लकड़ी का रंग लाल होता है जिस कारण इसको लाल चंदन भी कहते हैं और इसके वृक्ष की औसत ऊंचाई जो होती है वो 8 से 11 मीटर तक होती है और यह अत्यंत अल्प गति से बढ़ने वाला वृक्ष भी होता है जिस कारण इसकी लकड़ी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ हमें एक जगह प्रसिद्ध स्थान दिए हैं और एक क्षेत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध स्थान में हमें बोध गया, खजुराहो, शिरडी, नासिक, तिरुपति ये दिए गए हैं और क्षेत्र में देखिए बघेलखंड, बुंदेलखंड, विदर्भ, मालवा और आपका रायलसीमा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया है कि उपरोक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 4, बी है 2, 3, 4 और 5, सी है 2 और 5, डी है 1, 3, 4 और 5। देखिए, इनका सही सुमेलन हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दर्शाया गया है आपका जो कि बोध गया जो है वो गया से, बोध गया जो है वो गया से जो कि आपके मगध क्षेत्र और बिहार से रिलेटेड है। कहाँ से? मगध और बिहार क्षेत्र से। ठीक है, खजुराहो जो है वो आपका बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। शिरडी जो है वो अहमदनगर, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नासिक भी आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है और तिरुपति जो है वो चित्तूर यानी कि रायलसीमा क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश में है उससे रिलेटेड है। बोध गया की बात की जाए तो बोध गया बिहार के गया जिले में अवस्थित है। बोध गया बिहार के गया जिले में अवस्थित है जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। महाबोधि मंदिर बोध गया क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, और आपका जो और वर्ष 2016 में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में अवस्थित है जो कि कुछ क्षेत्र दक्षिण उत्तर प्रदेश में और कुछ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। खजुराहो मंदिर के समूह हेतु विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है, तो छतरपुर जिले में निर्मित है ये जो है और यह लगभग 85 मंदिरों का एक समूह है। खजुराहो मंदिर निर्माण जो है चंदेल वंशजों ने करवाया था और खजुराहो स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। खजुराहो मंदिर के नागर शैली में निर्मित है और जैन और हिंदू धर्म का प्रभाव इन मंदिरों पर देखने को मिलता है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है खजुराहो मंदिर समूह का ही भाग माना जाता है। शिरडी की बात की जाए तो शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अवस्थित है और एक धार्मिक केंद्र के रूप में शिरडी को भी हम जानते हैं। शिरडी प्रसिद्ध संत साईं बाबा के निवास के रूप में पूजा जाता है। यहीं नासिक की बात की जाए तो नासिक जो है महाराष्ट्र राज्य का तीसरा बड़ा जिला माना जाता है और यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित है। नासिक से दमन गंगा नदी बहती हुई अरब सागर में गिरती है। यहीं तिरुपति की बात की जाए तो तिरुपति बांग्ला आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में पड़ता है
और तिरुपति एक धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात है। और विश्व प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर इसी क्षेत्र में स्थित है और वेंकटेश्वर मंदिर वास्तुकला की शैली में अलंकृत है। वेंकटेश्वर विषाणु के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी 2 और 5, 2 और 5 जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, या नदियां हैं। तो पहली दिबांग, कमेंग, लोहित। नीचे दर्शाया है, दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में ये आकर के गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण छोर मानसरोवर के निकट एक जगह है जिसका नाम है चेमायुंगदुंग, जो कि जिमायानजान नामक हिमवाह झील से हुआ है और इसकी लंबाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर के करीब है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है और तिब्बत में यह सांगपो या सामपो नाम से भी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ये जो है जानी जाती है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी ये तीनों हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खारई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। अनूठा क्या है, तो यहाँ देखिए 3 कथन दिए हैं हमें। ये देखिए, पहला है यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। दूसरा है यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है और तीसरा है यह जंगली होती है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2, केवल 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। देखिए भारत में पाए जाने वाले ऊँटों की एक नस्ल खाराई ऊँट है जो कि पानी में तैरते हैं। खाराई ऊँट आपका जो होता है वो केवल गुजरात के भुज क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन ऊँटों की नस्ल संरक्षण हेतु पहचानी गई है। यह भारत में पाए जाने वाले ऊँटों की 9 नस्लों में से एक मानी जाती है और यह ऊँट कक्ष के रण की जलवायु और समुद्र की लवणता के साथ आसानी से अनुकूलन बनाते हैं और यह ऊँट जो तटीय और सूखे पारिस्थितिक क्षेत्रों में भी रह सकते हैं और यह मैंग्रोव घास की चराई पर जीवित है जिसकी खोज में यह समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है और इन ऊँटों के पैर अन्य नस्ल के ऊँटों से छोटे होते हैं और खाराई ऊँट भारत की एकमात्र ऐसी पालतू प्रजाति है जो रेतीले और समुद्री दोनों परितंत्रों में जीवित रह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गूदा नारंगी रंग का है और यह भारत के किस भाग में खोजी गई है। देखिए हाँ, ऑप्शन है आपका अंडमान द्वीप, अन्नामलाई वन, मैकल पहाड़ियाँ और पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षोवन। तो देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप समूह के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में केले की एक नई प्रजाति मूसा इंडन मेमेसिंस की खोज की है और यह प्रजाति अंडमान द्वीप समूह के कृष्णा नाला से 16 किलोमीटर अंदर वनों में पाई गई है और यह केले खाने में साधारण केलों की अपेक्षा अधिक मीठे भी होते हैं और इन्हें यहाँ के स्थानीय जनजातियों द्वारा भी खाया जाता है और इस केले का गूदा जो होता है वो नारंगी रंग का होता है और इसका पेड़ की जो ऊंचाई होती है 11 मीटर होती है और यह प्रजाति विश्व की विलुप्त प्राय प्रजाति में भी शामिल की गई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, अंडमान द्वीप में इसको खोजा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का या उसके लाभ के हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए खरपतवार में कमी, दूसरा है मृदा लवणता में कमी, तीसरा है
मृदा अपर्दान में कमी। और चौथा ऑप्शन है यहाँ नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ देखिए कूट दिया है हमें 1 और 2, केवल 3, 1 और 3, उपरोक्त में से कोई भी ड्रिप पद्धति का लाभ नहीं है। तो देखिए ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन जो होती है वो सिंचाई की एक विशेष विधि होती है जिसमें पानी और खाद की बचत भी होती है, और इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिया जाता है। आसपास की ज़मीन सूखी रहने से अनावश्यक खरपतवार विकसित नहीं होते और मृदा अपरदन में भी कमी आ जाती है। तो इस पे जो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 में यहाँ इसको बताया गया है कि खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आज के ये कला संस्कृति और आपके भूगोल के 12 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हैं जो कि आपके लास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और फ्रेंड्स जो भी चैनल पर अभी नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।